स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हिंदी साहित्य नामक कार्यक्रम जहाँ पे हम हिंदी संबंधी कार्य कर्म और जो कुछ हो रहा है साहित्य हिंदी साहित्य से जुड़े हुए इन सब के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में आए हैं हिंदी स्कूल फेडरेशन के प्रधान गुरुजी प्रेमदीप चमन। आप हिंदी स्कूल फेडरेशन के प्रधान हैं और हिंदी स्कूल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1994 मतलब 1994 में और फेडरेशन के तले 70 मतलब 70 पाठशालाएं चलती है। गुरुजी आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी और पूरे सुनने वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सौभाग्य की बात है कि आज आपने हमको स्टूडियो में बुलाया। हिंदी माँ हमारी भाषा जो जननी है उसके संबंध में दो बात करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जैसे आपने बताया कि हिंदी स्कूल फेडरेशन का प्रारंभिक काल रहा 1994 में। प्रेरणा मुझे कहाँ से आई इस पाठशाला का या कहूँ इस संस्था के गठन करने का, वे मेरे गुरु की कृपा है। गुरु के बारे में क्या कहें, उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो कुछ हो रहा है कर रहे हैं हम। जहाँ तक हिंदी का संबंध है 1994 से पहले वैसे कहूँ तो मैं 1973 से हिंदी पाठशालाओं को चला रहा हूँ। पहली जगह जहाँ पर मैं था वह था मोका फ्लाक सरोज संघ, जो बीते समय में गुरुजी बलराम ठाकुर जो हिंदी के कर्मठ सेवक रह चुके हैं, मॉरिशस के सभी लोग उनसे परिचित हैं, जाने जाते हैं, लाल माटी के निवासी हैं। उन्होंने मुझे वहाँ जोड़ा था और उन्हीं की कृपा छाया में 20 सालों तक मैंने वहाँ की संस्था को संभाला। तत्पश्चात वहाँ से निकलना पड़ा और निकलकर मैंने इस संस्था का गठन किया। गुरुजी एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा, हिंदी स्कूल फेडरेशन के तले 70 पाठशालाएं चलती है। आप लोगों के एक्टिविटीज़ आप लोगों की गतिविधियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। एकदम वैसे जैसे 70 पाठशालाओं की आपने बात की, मैं बताऊं आपको, पहली बात तो यह है मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर शिक्षा मंत्रालय के सारे सेवकों को, सारे कर्मचारियों को, जिसके माध्यम से ये पाठशालाएं आज चालू हैं। पहला काम तो हम यह करते हैं, गांव से हमें यह आवाज़ आती है कि गुरुजी हमारे गांव में भी क्यों न हिंदी की पाठशालाएं खोली जाए। तो उनकी पुकार सुनकर हम अपनी टोली के साथ उस गांव में पहुंचते हैं, माँ बाप से मिलते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं और उनके इच्छा अनुसार जगह हम ढूंढते हैं। और मैं विशेषकर सरकारी पाठशालाओं में पाठशाला चलाता हूँ, कक्षाएँ चलाता हूँ, और जो शनिवार को 9 बजे सुबह से 12:30 बजे तक चलती है। तो इस कार्य को करने से पहले हमको सरकार की अनुमति चाहिए, अथॉरिटी चाहिए और मुख्य अध्यापक की परमिशन चाहिए, हमें उनकी आज्ञा चाहिए। हम उनसे कागज़ का प्रबंध करते हैं, लेते हैं उनसे परमिशन, अब उसको सरकार की ओर भेजते हैं, सरकार हमें अनुमति देती है, तब वहाँ पर हम पाठशाला खोलते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं योग्य अध्यापकों को जिसकी नियुक्ति हम वहाँ करेंगे और बच्चों की सूची को हम तैयार करते हैं, उन अध्यापकों के साथ मंत्रालय को भेजते हैं। और खुशी की बात यह है बताते हुए आपको स्टूडियो के माध्यम से कि सरकार की ओर से आज जो भत्ता मिल रहा है हमारे अध्यापकों को, वो एकदम से प्रशंसनीय और सराहनीय है। यदि मैं बात करूं आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले पूर्व में, तब सरकार की ओर से मात्र 100 रुपये भत्ता के रूप में मिलता था, मात्र 100 रुपये। तत्पश्चात चल के 150, सरकार बदली 300 हुए, उसके पश्चात 500 से 1000, 1500 मिले। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है, यहाँ मैं गर्व के साथ बोलूँगा कि सरकार ने जो इसमें जोड़ लगाई वो बहुत ही सराहनीय है। आज हमारे अध्यापकों को 2650 रुपये मिलते हैं HSC वालों को और 3250 रुपये मिलते हैं ग्रेजुएट को। क्या बात है, मात्र 4 दिन काम करने के। बहुत ही यह बात बराबर होती है बैठकाओं के लिए भी। और जिसके पास सरकारी पाठशाला के अध्यापकों के पास जिसके पास SC हैं
उत्तमा आदि हैं जो हिंदी प्रचारणी सभा से पाठशालाएं चलती हैं और जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तीर्ण उन अध्यापकों को हम लेते हैं। और ऐसे योग्य अध्यापक जो सचमुच सराहनीय है काम उन लोगों का। और गांव-गांव में एक पाठशाला से चलकर मेरी प्रथम पाठशाला खुली थी कात्सेया गांव में, साउथ में है। वहाँ से शुरू हुआ यह क्रम और आज मॉरिशस के हर कोने में हिंदी स्कूल फेडरेशन की पाठशाला चल रही है। आश्चर्य की बात नहीं होगी जनता को सुनकर, शामुनी गांव से लेकर कालबास त्रियोले तक हमारी पाठशाला चलती है। इधर कतकोको गांव से लेकर सुल्फेरिनो तक हमारी पाठशाला चलती है। हमारे साथ इन दिनों 100 से भी अधिक अध्यापक जुड़े हुए हैं और जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जिसको बोलते हैं, जिनके पास पूरे प्रमाण पत्र है पढ़ाने के लिए। और लगभग मतलब कितने बच्चे लोग आते हैं, रुचि दिखाते हैं भाषा सीखने के लिए? बच्चों की संख्या को लेकर मैं एक बार पुनः सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। पुराने समय में रेशियो जिसको कहते हैं, कम से कम 25 बच्चों का होना अनिवार्य था एक अध्यापक के लिए। इस हिसाब से रितेश जी, मैं यह कहूँगा, जब मैंने बात की कात्सेया गांव की, उस ज़माने में 94 में वहाँ पर 9 अध्यापकों को मुझे नियुक्त करना पड़ा था। 9 अध्यापकों की नियुक्ति का मेरा मतलब है कहने का 225 बच्चे हुआ करते थे उस समय में हिंदी पढ़ने वाले शनिवार के दिन। और विशेष धन्यवाद मेरा जाता है उन अभिभावकों को जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी और बच्चों को भेजते थे। मैं जानता हूँ समय के बहाव के साथ, परिवर्तन के साथ बच्चों की संख्या धीरे धीरे कुछ कम हो गई। मैं नहीं बोलूँगा कि बंद हो गई। आज भी अभिभावकों में, विशेषकर हमारे हिंदू परिवार में, वह जागरूकता है कि अपने बच्चों को हिंदी पढ़ने के लिए भेजें। परंतु कुछ कारणवश कहीं बच्चों को ट्यूशन लेना पड़ता है, उधर भी उनको सहयोग देना पड़ता है, इसलिए बच्चों की संख्या घट गई और इस पर विचार बहुत गंभीरता के साथ सरकार ने ली और आज हमारे बच्चों की संख्या 25 से घटाकर 10 कर दिए हैं। किंतु मैं प्रधान होने के नाते कभी भी अपने अध्यापकों को नहीं कहता हूं कि केवल 10 बच्चों को लेकर अब बैठिए कक्षा में, नहीं, यह मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कम से कम एक कक्षा में 15 बच्चों का होना अनिवार्य है ताकि अध्यापक भी अपनी ओर से जोर लगाए। हाँ, मैं तो किसी पर पत्थर नहीं चलाना चाहता हूं, लेकिन सच बोलना यह चाहता हूं कि हो सकता है किन्हीं अध्यापकों की वजह से, कहीं पर अभिभावकों की वजह से, लापरवाही की वजह से यह संख्या घटती गई कुछ समय पहले। लेकिन अब वह जागरण फिर पैदा हुआ है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया पूछते हैं और सरकार जानती है कि सरकार मदद कर रही है और अभिभावक भी पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। हिंदी स्कूल फेडरेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1994, मतलब 1994 में, अभी तक 70 पाठशालाएं चलती है उनके नाम पे। आपकी एक्टिविटीज के बारे हम जानना चाहेंगे, गतिविधियों के बारे हम जानना चाहेंगे। हाँ, जहाँ तक पठन पाठन की बात है, मैं तो मान बैठा हूँ कि बिना अध्ययन के अध्यापन नहीं हो सकेगा। You can't teach without reading। तो इसके लिए हम सरकार की एक बार पूरा सहायता उनसे लेते हैं, सरकार की पूरी सहायता लेते हैं और हम कार्यशाला चलाते हैं, अध्यापकों को ट्रेनिंग देते हैं, वर्कशॉप आयोजन करते हैं, सेमिनार आयोजन करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 11 तारीख को अप्रैल के महीने में हमने म्यूनिसिपैलिटी ऑफ पोर्ट लुइस में अपने 125 अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग का सत्र लगाया था, जिसमें माननीय, मैं कहूँगा, बहुत धन्यवाद दूंगा, शिक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव श्रीमान मनबोध जी स्वयं आए थे। हिंदी स्पीकिंग यूनियन के डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी आए थे। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के बहन सरिता बुद्धि जी आई थी। हिंदी प्रचारणी सभा के प्रतिनिधि लोग आए थे। मॉरिशस हिंदी इंस्टीट्यूट के मेरे भाई प्रेम बंगलिया जी आए थे। और इस प्रकार के हमारे मॉरिशस गांव के कोने कोने से अध्यापक सेवकगण आए थे उसमें भाग लेने। ये हुई पहली गतिविधि। और गतिविधि के विषय क्या थे? मोटिवेशनल वर्कशॉप,
मोटिवेशनल का मतलब है उनको, ताकि हम इंस्पायर कर सकें बच्चों में और अध्यापकों में रुझान पैदा कर सकें, ताकि रुचि के साथ, लगन के साथ वे पाठ्यक्रम को पूरा करें। लगे हाथ मैं यह बताऊं रितेश जी कि पाठ्यक्रम की बात जब मैंने कहा अभी आपसे, तो वह हिंदी प्रचारणी सभा की जो परीक्षाएं चलती है, हम उसी के अनुरूप अपना पाठ्यक्रम चलाते हैं। और इससे अलग हमने और विषयों को इसमें अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा है, जैसे योग है, मंत्र उच्चारण है, रामायण पाठ है, गीता ज्ञान है, संस्कार विधि है, हवन मंत्र आदि है, ये सब हम सिखाते हैं। और बच्चे लोग रुचि दिखाते हैं एकदम से सीखने रुचि के लिए। रखते हैं, एकदम से। हमारी पाठशाला मान लिया जाए कात्स्य में 9 बजे सुबह प्रार्थना शुरू होती है, तो प्रार्थना सभा से शुरू होती है, जहाँ पर बच्चे मंत्र उच्चारण से शुरू करते हैं। वही बात बराबर कालबास में भी होती है, वही बात बराबर कातकोको में होती है, वही बात बराबर लावेनिया में एक ही समय निर्धारण होता है वह करने के लिए। उसके पश्चात बच्चों को हम न केवल कक्षा में बंद रखते हैं, बल्कि कक्षा से अलग सेवा कार्य के लिए भी उत्सुक करते हैं। उनमें वह विचार डालते हैं, बड़े छोटों का सम्मान किसी किया जाए, घर पर किस प्रकार से आचार व्यवहार किया जाए, ये सारी बातें हमारे अध्यापक बताते हैं बच्चों को। गुरुजी, एक बहुत ही खास प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपका विचार मैं लेना चाहूँगा। आज के इस बदलते ज़माने को लेकर, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एकदम। सब लोग सब कार्य जो है वो मोबाइल के ज़रिए हो जाता है, ईमेल के ज़रिए हो जाता है। एकदम होता वहीं पे हिंदी के पठन पाठन में टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से उसको साथ में, दोनों के बीच में तालमेल रख रहे हैं? एकदम, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं आने वाला ही था इस पर। खुशी होगी जानकर यह आपको रितेश भाई कि हमारे अध्यापक न केवल ये पठन पाठन शाम पर करते हैं, जैसे पुरानी परिपाटी थी, पुराने समय में आ, आ, ई लिख दो शाम पर और पूरा दिन बैठे रहो उसी के साथ, तो बच्चे बोर हो जाते थे। पहली बात तो यह है, इसी के लिए काफ़ी बच्चे कम भी हो गए। वह लिखा पढ़ी वाली बात पुरानी हो गई। अब डिजिटल का ज़माना है और मोबाइल के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से हमारे अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अच्छे अच्छे भजन सिखाते हैं, अच्छे अच्छे गीत सिखाते हैं, प्रार्थनाएं सिखाते हैं डाउनलोड करके। बच्चों को इकट्ठे सामूहिक कक्षा में बटोरकर सभी लोगों को यज्ञ, हवन मंत्र, गीता के ज्ञान, ये रामायण पाठ सभी कुछ सिखाते हैं। चलते चलते मैं बताऊं, यह भी इसकी इतनी मांग हो गई है इन दिनों कि सभी के लिए वो तो प्रबंध करना मुश्किल हो गया है लगभग। तो हमने स्थायी सचिव जो आए थे हमारी वो कार्यशाला में, उनसे विनम्र हमने निवेदन किया कि यथासंभव इस ओर यदि हमारी सहायता हो सके। मैं अपनी पाठशाला की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल पूरे मॉरिशस की जितनी भी भाषाओं में पाठशालाएं चलती है, वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, जितनी भी भाषाएं हैं, उनमें यदि यह सहायता दी जाए एक तरह से, तो बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि बच्चे उससे उत्सुक होते हैं और उससे ज़्यादा माना कि उन लोगों को लगाव है और उसका प्रयोग करते हैं। एक और समस्या वाली बात मैं सामने रखना चाहूँगा गुरुजी आपसे। आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं कि बच्चे लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो ट्यूशन आ जाते हैं, अन्य विषयों को प्रधानता दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस समस्या को के साथ कैसे जूझते हैं कि जब एक बच्चा आता है या फिर उसका अभिभावक आता है, बोलते हैं कि अभी मेरा बच्चा हिंदी नहीं पढ़ेगा, तो आप इस समस्या के साथ कैसे जूझते हैं? हाँ, यह बात बहुतों ने मुझसे की और अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं ने मुझे थोड़ा झकझोरा कभी। और मैं स्वयं एक गवाह हूँ। मैं सरकारी पाठशाला में काम कर चुका हूँ, एसएसएस में काम कर चुका हूँ, जहाँ पर हमसे मिलने अभिभावक आते थे, खासकर हमारे परिवार के अभिभावक क्षमा करें, कि मेरा बेटी या मेरी बेटी हिंदी नहीं करना चाहती, और बोलते बोलते ये बोल जाते हैं भूलकर
कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी करें। दुर्भाग्य से मुझे बोलना पड़ा है। क्यों? उन लोगों को लगता है उनके बच्चे हिंदी सीखना नहीं चाहते हैं, उनमें वह रुचि नहीं है। क्योंकि बात क्या है, घर पर बात नहीं होती है, भाषा नहीं बोलते हिंदी, या फिर हिंदी पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका वहम है, मैं कहूँगा भ्रम है उनका। तो यह एक प्रकार की कमजोरी है, कहें यह एक प्रकार की बीमारी है इन दिनों हमारे परिवारों में बीच में, कि वे इसी बच्चों के कहने से जाकर उनको रोक देते हैं। और यदि आगे न जाऊं, पता नहीं यहाँ से बोलना उचित होगा या नहीं, यहाँ तक कि अभिभावक रेक्टर को, मुख्य अध्यापक को चिट्ठी दे देते हैं लिखित रूप में कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी या मेरा बेटा हिंदी करे। तो हम एकदम से उनको ताकते रह जाते हैं, एकदम से हमको समझ में नहीं आता है क्या करें। तब मैंने अपने अध्यापकों से कहा, मेरे अध्यापकों से भी ये शिकायत आती है कि गुरुजी बच्चे नहीं आते हैं, बच्चे काम आ रहे हैं, बच्चे हिंदी पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमें दिक्कत होती है हिंदी पढ़ाने के लिए, बच्चे समझते नहीं हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ उन लोगों से, यहाँ मेरा संदेश है बाकी सभी संस्थाओं के लिए, कि यदि आपने दुकान खोला है, उदाहरण दे रहा हूँ, और दुकान में आपका सामान नहीं बिक रहा है तो सामान बदल दो, दुकान मत बंद करो। अलग होता है ना, सामान बदल दो, दुकान बंद मत करो। मैंने कई बार देखा है कि बैठकाएं बंद हो जाती है इस वजह से, और उसके पश्चात वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी मुझको फ़ोन करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं कहूँ, यदि हमारे बगल के गांव में संजय विलास में सालों से एक पाठशाला चल रही थी, सरकारी पाठशाला में, इसी कारण से वहाँ की बैठका बंद हो गई। शनिवार को वहाँ पर 2 अध्यापिकाएं पढ़ा रही थी, बच्चों के कम होने के कारण वहाँ बंद हो गई पाठशाला। समय के साथ वहाँ के लोगों ने मुझसे संपर्क स्थापित किया और कहा, गुरुजी क्यों न इस पाठशाला को आप खोलते हैं। और जानकर जनता को प्रसन्नता होगी इस बात के लिए कि अभी फरवरी के महीने से वहाँ पाठशाला हमने खोल दी, और वहाँ पर 2 अध्यापक 2 अध्यापिकाएं क्रमशः हर शनिवार को बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ काम करना होता है। ऐसी बात नहीं कि पाठशाला यदि बंद हो गई, बैठका यदि बंद हो गई तो हम हाथ में हाथ डालकर बैठे रहें। मैं स्वयं अपनी एक टोली को लेकर, अपने मेंबरों को लेकर, अध्यापक अध्यापिकाओं को लेकर गांव का चक्कर लगाया, हर गांव में कागज छोड़ा, उनको हमने मोटिवेट किया, और सजग हुए, खड़े हुए अभिभावक, और वहां पर अभी खचाखच बच्चे भरे पड़े हैं। मतलब हिंदी स्कूल फेडरेशन कार्यरत है, काम कर रही है हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए। जनता लोगों से, दर्शक लोगों से ये हम कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए, अगर समय मिले तो आप भी सीखिए। यह चिट्ठी या फिर पत्र या फिर लेटर मत लिखिएगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अब से हिंदी नहीं करेंगे। अन्य विषय ठीक है, सीखना चाहिए, और अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी को भी आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए सीखने के लिए, क्योंकि पता नहीं कब जाके किस तरह से यही भाषा आपके बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होगा। मान लीजिए कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चों को सायंकालिक पाठशालाओं में भेजिए, इवनिंग क्लासेस में भेजिए, बैठकाओं में भेजिए, क्योंकि पता नहीं कब जाके यही भाषा आपके बच्चों के लिए सहायक सिद्ध होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरुजी आपसे पूछना चाहेंगे, मान लीजिए एक छात्र हिंदी का प्रथम प्रविष्का परिचय प्रथम मध्यमा उत्तमा तक चला गया, ठीक है, फिर उसके बाद इस सर्टिफिकेट को लेकर क्या करेगा? बहुत मिसाल है हमारे सामने रितेश भाई। हमारे देश में इस भाषा को सीखकर आज हमारे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर है, छात्रवृत्ति मिलती है, उत्तमा में बच्चे यदि आते हैं अच्छे स्तर से। ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए अभिभावकों को कि हिंदी पढ़कर हमारे बच्चे क्या करेंगे। हिंदी पढ़कर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी संतान अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकेगा। और मैं नहीं बोलूँगा कि बाकी भाषाओं को न पढ़िए या उसको नकार दीजिए, बिल्कुल। सहायक के रूप में हिंदी भाषा को भी साथ में लीजिए, अपनी सभी भाषाओं को पढ़िए,
बाकी भाषाओं आपको नौकरी जरूर दिला सकती है। क्षमा मांगूंगा, मैं कुछ लिखता भी हूं और मैंने कई जगह पर लिखा भी और सुनाया भी कि दुनिया की सारी भाषाएं आपको नौकरी दिलाकर नौकर जरूर बना सकती है, लेकिन मात्र एक ही भाषा है, हमारी मातृभाषा। जिस किसी भी देशवासी की मातृभाषा हो, वह भाषा आपको अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बना सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर, और आज हिंदी के माध्यम से ही चारों तरफ सरकारी पाठशालाओं में चलें या माध्यमिक कक्षाओं में चलें, माध्यमिक पाठशालाओं में चलें, तो बच्चे अच्छे स्तर पर हैं उन्हीं अध्यापकों की वजह से जो पढ़ा सिखा रहे हैं वहाँ पर। तो कैसे कह सकते हैं कि उत्तमा कर लेने के बाद हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमयी हो जाएगा? मैं यह नहीं मानता हूँ। इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है, कैसे कहते हैं, बहुत प्रावधान है, बहुत दरवाजे खुले हैं जिससे बच्चे आगे जा सकते हैं। न सिर्फ मॉरिशस में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय, देशों में। हाँ। क्योंकि आपसे एक बात साझा मैं करना चाहूँगा। एक गुरुजी आए थे भारत से, उन्होंने कहा कि ये आप मॉरिशन वासी लोग, आप तो मतलब पांचों आपकी उंगलियां घी में है। मैंने कहा कैसे गुरुजी? उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग कितनी भाषाएं जानते हैं। हाँ। एक तो आप तो क्रियोल जानते हैं, ठीक है, अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है, फ्रेंच जानते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भोजपुरी जानते हैं, उसके ऊपर हिंदी जानते हैं। आप दुनिया के किस कोने में नहीं जा सकते? एकदम एकदम ये सही बात है। भोजपुरी को भी सरकार ने हमको कहा, सारे मैनेजरों को कहा गया है, जहां कहीं भी पाठशाला चल रही है, जहां कहीं भी बैठकाएं चल रही है, वहां भोजपुरी के लिए एक अध्यापक को नियुक्त करें। सरकार एड़ी चोटी का दम लगा रही है भाषा को, सभी भाषाओं को। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सभी भाषाओं के लिए। जब इतना, यदि मैं उदाहरण लूँ, एक अध्यापक के पीछे 2650, मैं मिनिमम ले रहा हूँ, अध्यापक के लिए सरकार पैसा दे रही है, तो कुल मिलाएंगे तो एक बजट, बहुत बड़ा बजट हो जाता है। इस बात को देश वाले सोचे और इस पैसे के लिए न करके अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करें, सोचें इस बारे में। गुरुजी, बातों बातों में हम अपने कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहूँगा, अभिभावकों को, पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सिखाइए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भाषाएं सिखाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ही मतलब विद्वान हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे अगर आपकी मातृभाषा है भोजपुरी या फिर हिंदी हो, तो हेजिटेट नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को सिखाइएगा ज़रूर, और गर्व से ये लोग कह पाएंगे कि हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी और भोजपुरी है, और दुनिया के किसी भी कोने में ये लोग कम्युनिकेशन, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हिंदी पूरे विश्व की भाषा बन गई एकदम है। कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गई है। हमारे साथ है गुरुजी प्रेमदीप चमन जी, आप प्रधान है हिंदी स्कूल फेडरेशन के, आप लिखते भी हैं। हाँ, कार्यक्रम के अंत में जाने से पहले आपकी लिखी हुई कविताएं हम सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे। वैसे कविताएं तो बहुत, मैंने काव्य संकलन तैयार किया है, अभी छप कर आ रही है, और जनता के लिए प्रसन्नता की बात होगी कि मेरी कुछ कविताएं बाहर देशों में भी छप चुकी है। एक पत्रिका है अंजुम पंखुड़ी, उसमें बहुत सारी मेरी कविताएं आ गई हैं, मुझे सूचना मिली। और कविताओं के बारे में जब आपने बात की, तो मैं विशेषकर एक कविता ही पढ़ूंगा, जरूर। मेरे गांव पर जो मैंने लिखा है। लाल माटी मॉरिशस में बहुत प्रचलित गांव है। चलिए लगे हाथ, अपनी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हम अपने कार्यक्रम को गुरुजी की कविता के साथ समाप्त कर रहे हैं, तो आप लोगों को गुरुजी की कविता के हाथों में छोड़ रहे हैं। गुरुजी सुनाइए। लाल माटी वह गांव है। जब किसी ने एक बड़े सज्जन से पूछा था कि गुरुजी लाल माटी का नाम क्यों लाल माटी पड़ा, तो उस महाशय ने लाल माटी का वर्णन इस प्रकार किया था कि लाल माटी का नाम इसलिए लाल माटी पड़ा क्योंकि वहाँ मिट्टी के लाल बसते हैं। उसी बात से अभिप्रेरित होकर मैंने यह कविता लिखी। लाल माटी उस गांव का बेटा हूँ मैं, जिसका नाम कितना प्यारा और कीर्ति कितनी निराली है। मेरे गांव की कीर्ति एकदम ही निराली है। प्यारा सुनहरा सा गांव मेरा, जिसका नाम वो चर्चा न केवल मॉरिशस में बल्कि देश विदेश में भी निराली है।
लाल माटी मेरे गांव की कीर्ति एकदम ही निराली है। सच है कि इसकी मिट्टी लाल नहीं, सच है कि इसकी मिट्टी लाल नहीं, किंतु यह कदम कदम पर घर घर में, हर घर में बसती मिट्टी के लाल है। यहाँ कदम कदम पर घर घर में बसते मिट्टी के लाल हैं। इसी की चमक दमक में घर घर में लाली है। लाल माटी मेरे गांव की कीर्ति एकदम ही निराली है। गांव के हर कोने पर सुशोभित विराजमान प्रतिमा में मां जगदम्बा काली है। गांव के हर कोने पर सुशोभित विराजमान प्रतिमा में मां जगदम्बा काली है, करती रही जो हर पल सदियों से मेरे गांव की रखवाली है। मेरा गांव का नाम इतना निराला और मेरे गांव की कीर्ति इतनी निराली है। अंतिम में एक बात कहूँगा कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से प्रारंभ होती है सुबह वहाँ की। पौ फटते ही पावन इस महामंत्र का होता गुंजायमान है। सूर्यास्त पर पुनः इसी गायत्री मंत्र की गूंजती सुरीली तान है। मेरा गांव इतना महान है, उसकी कीर्ति इतनी निराली है। इन्हीं शब्दों के साथ कविता का मैं यहाँ पर आराम देता हूँ कविता को, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, एमबीसी को। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर, सौभाग्य है मेरा कि समय दिया मुझे हिंदी माँ पर 2 शब्द कहने को और मेरे गांव पर कहने को। बहुत बहुत